डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम जेकेपीएससी एए का जो एग्जाम 14 मई 2023 को हुआ है उसके सोर्सेज का डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे सारे। जब आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको सही सोर्स से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हर एक एग्जाम का एक सेट स्टैंडर्ड है। कुछ में ईजी क्वेश्चन आते हैं, किसी में न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, किसी में और भी टफ क्वेश्चन होते हैं। तो आपको वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो जेकेपीएससी के इस क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो 44 इसमें 120 में से पीवाईक्यूज आए हुए हैं ईएस के। अराउंड 20 के आसपास क्वेश्चन आए हुए हैं गुप्ता एंड गुप्ता से, और 11 ऐसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं कि ये तो आपने बिल्कुल बेसिक, आपको क्लियर है तो किसी भी बुक से आपने प्रैक्टिस की हो आप कर लोगे। और टोटल मिला के हो रहे हैं अराउंड 75 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही गुड नंबर है। जेकेपीएससी का थोड़ा सा ट्रेंड ऐसा है कि इसमें वन लाइनर या डेटा बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस काफी कम होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। न्यूमेरिकल्स का वेटेज भी ठीक ठाक रहता है, जो कि होता है ईएस के एग्जाम में, और इसलिए इनके पीवाईक्यूज यहाँ से होते हैं काफी ज्यादा। और इनके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उसमें अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि मिस्टेक है, डेटा सफिशिएंट नहीं है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ऑप्शन सारे इनकरेक्ट हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इतना कर लेते हो तो जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आप कैसी प्रैक्टिस है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से लेके 60 तक हम इसमें कवर करेंगे, और 61 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 2 में होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके स्लोप और लोड है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये लोडिंग पर भी डिपेंड करता है, बट लोडिंग क्वेश्चन में दी नहीं है, तो हम ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऐसा है जो कि हो सकता है पॉसिबल। अगर इस पर यूडीएल लग रहा है तो थीटा होगा WL³/24 EI, और अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो थीटा होगा WL²/16 EI। तो ये वाला तो ऑप्शंस में है नहीं, कहीं पर ये वाला अवेलेबल है, तो इसको ही आंसर कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिए है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, इसमें दो सेक्शंस दिए हैं, एक ए डैश दूसरा है बी डैश। तो इन पर शियर फोर्स क्या होगा। तो शियर फोर्स इक्वल होता है dm/dx, मतलब m को डिफरेंशिएट करेंगे तो शियर फोर्स आएगा। ये m का स्लोप अगर निकालते हैं तो वो शियर फोर्स के इक्वल होगा। तो ए डैश पर तो ये जो BMDS का स्लोप है 0, तो यहाँ पर तो हो जाएगा शियर फोर्स 0। यहाँ पर शियर फोर्स के लिए ये निकालेंगे स्लोप, तो ये है 200 - 100 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। ये जो स्लोप है और ये वाला जो स्लोप है ये दोनों सेम होंगे, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 50 किलो न्यूटन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। दिया है कि एक स्क्वायर है, ए जिसकी साइड है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। रेक्टेंगुलर का काफी ज्यादा हम यूज करते हैं सोम में, जो BDQ/12 होता है। ये स्पेशल केस है कि BDK इक्वल हो गया, तो A⁴ डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, जो कि दिया ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक लिस्ट है, इसमें लोडिंग दी है, दूसरे में दिया है BMD, और पूछा है कि कौन से का करेक्ट मैच हो रहा है। और बीम है वो एक कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम है, अगर यहाँ पर मोमेंट लग रहा है तो इसका BMD रेक्टेंगुलर बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट द लेंथ बेंडिंग मोमेंट है वो सेम रहेगा। यहाँ मोमेंट का दिया पैराबोला, गलत हो गया। कंसंट्रेटेड लोड अगर यहाँ पे लग रहा है तो M होगा दिस लोड W इंटू एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा, तो इसका BMD बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कंसंट्रेटेड लोड का बनाएगा ट्रायंगुलर। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता इस तरीके से तो इसका पैराबोलिक बनता है, क्योंकि ये WX²/2 आता है इसमें, तो ये भी गलत मैच है, ये सही है, ये गलत है। अगर लीनियरली वेरिंग लोड है तो उस केस में तो 30 डिग्री का कर्व बनेगा कोई, तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं स्किप कर रही हूँ, इसका मैं कोई सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि प्लेन स्ट्रेस सिस्टम होता है, उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं σ1 एंड σ2। प्लेन स्ट्रेस सिस्टम होगा, उसमें दो प्रिंसिपल स्ट्रेन होंगे
एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, तो बोथ सिस्टम है वो आइडेंटिकल है। प्लेन स्ट्रेस सिस्टम मतलब 2 डायमेंशनल स्टडी कर रहे हैं हम, जिसमें कि एक सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है, एक सिग्मा वाई एक्ट कर रहा है और सिग्मा जेड है वो 0 है। बट ये आइडेंटिकल नहीं होगा प्लेन स्ट्रेन सिस्टम के, क्योंकि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई 0 हैं। क्योंकि सिग्मा जेड 0 है, उस केस में भी जेड की डायरेक्शन में कोई स्ट्रेन आएगा, क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन में जो लोडिंग है उसका भी जेड की डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा, और इसके कारण ये दोनों सिस्टम है सेम नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। रीजन में दिया है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी विड्थ है 150 mm, मैक्सिमम शियर फोर्स 40 किलो न्यूटन लग रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो बीम की डेप्थ कितनी होगी? तो एक तो जो शियर फोर्स लग रहा है दिस डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन, इससे हमें मिलता है एवरेज शियर स्ट्रेस, और हर एक सेक्शन के लिए एवरेज शियर स्ट्रेस और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उसके बीच में एक रिलेशन होता है जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना होता है। रेक्टेंगुलर अगर बीम है तो मैक्सिमम होता है वो 1.5 टाइम्स होता है एवरेज शियर स्ट्रेस का। अब ये एवरेज हमने निकाल लिया यहाँ पर, इसका 1.5 टाइम्स है, ये इक्वल होगा मैक्सिमम के, और मैक्सिमम हमें यहाँ पे दिया 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं, शियर फोर्स है 40 इंटू 10⁻3, विड्थ है 150, डी हमें निकालना है, ये 4 है, और इस डी के लिए सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 mm, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि कोई प्रोप्ड कैंटिलीवर है, इस तरीके से यहाँ पर इसमें हिंज लगा है और ये यहाँ पे प्रोप्ड है, ए और बी अगर सेम लेवल पे हैं तो फिक्स्ड एंड है उस पर फोर्स का रिएक्शन क्या होगा? अब यहाँ पे हिंज लगी है और हम माने कि स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, तो इस हिंज के अबाउट कोई मोमेंट नहीं लग रहा होगा, अदरवाइज तो रोटेट हो जाता है हिंज होने के कारण। इसका मतलब ये वाला यहाँ पर जो है सपोर्ट, इसकी वैल्यू है 0, और सपोर्ट अगर ये यहाँ पर 0 हो गया तो इस केस में अब वर्टिकल लोड बचा है यहाँ पर सिर्फ एक ये पी, और इसको रेजिस्ट करने के लिए एक वर्टिकल लोड यहाँ पर सॉरी वर्टिकल रिएक्शन आएगा आर ए, तो आर ए है वो पी के इक्वल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि ये टी सेक्शन है जिसको एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम हम यूज कर रहे हैं यूनिफॉर्म लोडिंग में, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वो कहाँ पर अकर होगा? एक लोड है फिक्स, उसके लिए कहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अकर होगा? बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन होती है ये, तो कोई एक क्रॉस सेक्शन अगर हम लेते हैं तो उस क्रॉस सेक्शन के लिए आई की वैल्यू तो सेम रहेगी, यहाँ के मेंबर यहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, हम कहीं पर भी कोई पॉइंट ले रहे हैं, आई तो पूरे क्रॉस सेक्शन का एक होगा, एम भी क्रॉस सेक्शन पे सेम लग रहा होगा, तो किसी क्रॉस सेक्शन पे कहीं पर भी बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा ये सिर्फ डिपेंड करता है वाई पे। अब ये दिया है कि टी बीम है, टी बीम है तो क्या होगा? इसका सेंट्रोइड है वो हाफ से ऊपर होगा, अगर ये टोटल डी है, ये d/2 है, ज्यादा मास कहाँ सेंटर है? ऊपर की तरफ, तो इसकी न्यूट्रल एक्सेस है वो इससे थोड़ी ऊपर शिफ्ट होगी, कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि इसके जो डायमेंशन है वो क्या है, जो ये यहाँ पर बन रहा है टी इसके। अब न्यूट्रल एक्सेस यहाँ पर है, ये है d/2 पे, तो y टॉप का ज्यादा होगा कि y बॉटम का ज्यादा होगा? टॉप वाले जो डिस्टेंस कम होगी और बॉटम वाली डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी, तो बॉटम ऑफ द सेक्शन है वहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि कौन सी ऐसी जोन है जिसको शीयर स्पान बोला जाता है? तो शीयर स्पैन वो पोर्शन ऑफ स्पैन है जिस पर कि जो शीयर फोर्स है वो कांस्टेंट रहता है, और ये टर्म यहाँ से आई है कि जैसे ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर मान लिया कि ये लोडिंग है, तो इस लोडिंग से लेके दूसरा जो रिएक्शन आएगा उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है शीयर स्पान, और ये दिखने में भी पता चल रहा है आपको कि पॉइंट लोड है और नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएंगे तो फिर इधर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा, तो शीयर फोर्स सेम रहेगा, तो शीयर फोर्स इज कांस्टेंट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए है कि बी पॉइंट है, इस पर डिफ्लेक्शन क्या होगा अगर ये कहीं कैंटिलीवर है और इस पे यूडीएल लग रहा है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, WL⁻⁴/ATI,
W है 12, L है 10, 8 EI, 4 से ये हो गया 2 टाइम्स, ये है 3, और हम इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻3, 30 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 15 इंटू 10⁻3, और नीचे EI है वो एज इट इज आ जाएगा, तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दिए है कि एक माइल्ड स्ट्रक्चरल सेक्शन है जो सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है, जिसके टॉप पे विड्थ ज्यादा है, मतलब कुछ ऐसा सेक्शन बन रहा है, टॉप पे तो विड्थ है ज्यादा और यहाँ पर विड्थ है कम, और स्ट्रेसेस टॉप पर तो है 150, यहाँ पे तो 150 है, और यहाँ पर स्ट्रेसेस इसने दिए नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, IAS 2015 में पूछा गया था, यहाँ पर इनसे डेटा मिस हो गया कुछ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि स्ट्रेन एनर्जी का जो कंसेप्ट है उसको हम स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स है उनको एनालाइज करने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टैटिकली अनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, जो अननोन रिएक्शंस हैं, जो अननोन मोमेंट्स हैं, उन सबको निकालना। तो इसमें हम लिस्ट वर्क की जो कैस्टिग्लियानो की सेकंड थ्योरम है उसको हम यूज करते हैं, और कैस्टिग्लियानो की सेकंड थ्योरम है, इसमें स्ट्रेन एनर्जी को जो कंसेप्ट है वो यूज किया जाता है। तो असर्शन तो करेक्ट है। स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है किसी स्ट्रक्चर के, वो इंटरनल फोर्सेस के कारण होते हैं, जैसे बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स। स्ट्रेन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो इंटरनल फोर्सेज हैं इनके, जो बेंडिंग मोमेंट है, शियर फोर्स है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी जो स्लोप और डिफ्लेक्शन है उनके साथ में, क्योंकि स्लोप डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंडेंट है, इंटरनल फोर्सेज पे, और इंटरनल फोर्सेज रिलेटेड होते हैं स्ट्रेन एनर्जी से। तो आर भी करेक्ट है कि इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है और यहाँ पर दिया है स्टैटिकली इनडिटरमिनेंसी जो होती है, प्लेन फ्रेम है, स्पेस फ्रेम है। एक तो फ्रेम और ट्रस में आपको क्लियर होना चाहिए, फ्रेम में क्या होता है, रिजिड मेंबर होते हैं, जैसे कि ये कोई कनेक्शन है तो ये मेंबर है, सारे रिजिड मेंबर है, कुछ भी मोमेंट लगाओ रोटेट नहीं होंगे। जो ट्रस होता है उसके पिन जॉइंटेड होते हैं, तो उसमें अगर आप उस मोमेंट लगाओगे तो वो रोटेट हो जाएगा, तो वहां पर मोमेंट नहीं लग रहा होता, मोमेंट जीरो होता है वहां पर। और काफी बार ट्रस को पिन जॉइंटेड फ्रेम भी बोल दिया जाता है कि जॉइंट्स है वो पिन जॉइंटेड है। तो प्लेन फ्रेम की अगर बात करें तो प्लेन में है तो एक तो 2D में होगा, 2D में है तो एक तो एक्स डायरेक्शन का एक्सियल फोर्स आएगा, वाई डायरेक्शन का आएगा, और एक मोमेंट आएगा। तो एक मेंबर में फोर्सेज हो गए 3, रिएक्शंस मान लिया R हैं। अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स n है तो हर एक जॉइंट पे हम 3 इक्वेशन लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं ये, एक लिख सकते हैं ये, fx0, fy0 और mz0। तो हर एक जॉइंट पे हम 3 इक्वेशंस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3m प्लस r, ये तो हो गए अननोन, और इक्वेशंस हमारे पास होंगी -3 इंटू n। तो प्लेन फ्रेम का हो जाएगा 3, और स्पेस फ्रेम के केस में क्या होगा, हर एक मेंबर में 3 तो फोर्सेज होंगे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में 3D में हाफ फ्रेम, और तीनों ही डायरेक्शन में मोमेंट होंगे। तो इसमें हर एक मेंबर के कोरस्पॉन्डिंग अननोन हो जाएंगे 6, 3 एक्सियल फोर्सेस, 3 मोमेंट। तो 6m प्लस r तो हो गए हमारे पास अननोन। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे, सॉरी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होंगी। अब हर एक जॉइंट पे हम 6 इक्वेशन लिख सकते हैं, 3 तो हम सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ जेड करके लिख सकते हैं, 0 करके तीनों को, और तीनों की ही मोमेंट की लिख सकते हैं, तीनों ही एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6n, हर n है वो नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं, हर एक जॉइंट पे इक्वेशन होंगी वो 6 होंगी, क्योंकि इसी 3 में अलावा एक ये आ जाएगा fz0, एक mx0, सिग्मा my0। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। 3 में दिया है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। एक्चुअली में ये स्टेटमेंट जो असर्शन रीजन वाले स्टेटमेंट्स होते हैं IAS के एग्जाम के क्वेश्चंस में वहां से लिए हैं, और स्टेटमेंट्स को पिक कर लिया, 2 क्वेश्चंस थे, दोनों में से एक स्टेटमेंट को पिक कर लिया। तो फर्स्ट में दिया है कि स्ट्रेन एनर्जी जो होती है स्ट्रक्चर की और जो स्लोप डिफ्लेक्शन होते हैं इनके साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ये हमने पिछला जो था क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें हमने समझा ये चीज, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड में दिया है कि जब रिजिड फ्रेम्स का एनालिसिस करते हैं
तो जो यूजुअल प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि जो स्ट्रेन एनर्जी है फ्लेक्सर के कारण सिर्फ उसी को हम कंसिडर करते हैं। रिजिड फ्रेम्स का एनालिसिस करते हैं तो फ्लेक्सर के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है कंपेयर टू स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर एंड एक्सियल फोर्स। तो इसलिए हम जो हाई वाली स्ट्रेन एनर्जी फ्लेक्सर के कारण आ रही है उसी को कंसिडर करते हैं और बाकी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दोनों रीजंस करेक्ट है, सॉरी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि एक एक्सियली लोडेड कॉलम है जो कि मशीन्ड नहीं है फुल बीयरिंग के लिए, तो उसमें फास्टनिंग कनेक्शंस जो होंगे जो कॉलम और बेस प्लेट को कनेक्ट करते हैं वो किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं। क्या होता है कि कॉलम होता है, इसके नीचे हम देते हैं एक बेस प्लेट। अब अगर मशीन्ड किया गया है तो क्या होगा कि वो प्रॉपर कांटेक्ट में है, कॉलम और प्लेट है वो कांटेक्ट में है, और कॉलम जो लोड ट्रांसफर कर रहा है उसका 50% जो लोड है वो तो इनके कांटेक्ट से बीयरिंग से ही ट्रांसफर हो जाएगा, और 50% के लिए हम कनेक्शंस को डिजाइन करते हैं। बट अगर मशीन्ड नहीं है तो फिर हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि कुछ बीयरिंग से पास हो रहा है, हम पूरे के पूरे के लिए कनेक्शंस डिजाइन करेंगे। तो मोस्टली इसके लिए पूछा जाता है कि अगर मशीन्ड है तो कितने के लिए डिजाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है ईएएस के एग्जाम में। यहाँ पर उल्टा पूछ लिया है कि अगर मशीन्ड नहीं है तो क्या करेंगे, तो पूरे के लिए डिजाइन करेंगे 100%। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि IS 456-2000 जो है उसमें कंटिन्यूअस बीम में एंड सपोर्ट पे शियर कोफिशिएंट क्या होगा फॉर फिक्स्ड डेड लोड एंड इम्पोज्ड डेड लोड। तो ये है टेबल IS 456 की। हमसे एंड सपोर्ट का पूछा है और डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड जो फिक्स वाला है उसका पूछा है, तो 0.4 हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि प्लेट गर्डर है, इसमें बीयरिंग प्लेट क्यों प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसा सेक्शन होता है आई सेक्शन प्लेट गर्डर का, ये वेब होता है, फ्लेंजेंगल्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं टॉप पे। तो यहाँ पर ये बीयरिंग प्लेट्स प्रोवाइड की जाती हैं और इनके दो पर्पज होते हैं। एक तो ये क्या करेगा कि वेब को बकलिंग होने में और क्रशिंग होने से रोकेगा, और दूसरा जो भी कनेक्शंस हैं उनके स्ट्रेसेस को रिलीव करेगा, क्योंकि बीच में आ गया तो इसको सपोर्ट मिल गया है यहाँ पर, तो जो कनेक्शंस हैं रिवेट्स हैं उन पर उतना स्ट्रेस नहीं आएगा आप। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि IS 456-2000 है, इसमें फाइनल डिफ्लेक्शन लिमिट जो है सारे लोड्स को इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज, तो कास्ट लेवल से जो फाइनल डिफ्लेक्शन होगा उसकी लिमिट क्या है। तो फ्लोर रूफ ऑल अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ये तो होता है स्पैन बाय 250, और एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस भी अगर आ जाता है तो होता है स्पैन बाय 350। तो ये वाला पूछा है क्वेश्चन में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि यहाँ पर ये जो दिया स्ट्रक्चर ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, इसका स्लाइडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। अब ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, आपने किसी भी बुक से अगर एमसीक्यू समझ के प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप कर लोगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक तो जो लोड है स्टेबलाइज कर रहा है स्ट्रक्चर को वो डिवाइडेड बाय जो स्ट्रक्चर को फेल करवा रहा है। जैसे यहाँ पर स्लाइडिंग का पूछा है तो वो लोड जो कि स्ट्रक्चर को स्लाइड करा रहा है, तो स्लाइडिंग जो हो रहा है उसको प्रिवेंट कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एन होता है, एन नॉर्मल फोर्स है, म्यू है वो कोफिशिएंट है। तो जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो हो जाएगा 150 इंटू 0.5। स्लाइड कौन करवाना चाह रहा है, यहाँ पर ये जो सॉइल का प्रेशर लग रहा है, ये सिंपल सा केस है, फाई दिए है, गामा दिए है। प्रेशर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ये वैल्यू होगी के ए गामा एच, ये हाइट है एच, इसका एरिया हो जाएगा जो टोटल फोर्स है वो, तो ये हो जाएगा 1/2 के ए गामा एच इंटू एच 1/2। के ए होता है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, तो 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, ये हो गया के ए। गामा यहाँ पर ये दिया गया 20 इंटू एच स्क्वायर, एच है 4, तो ये वाला तो आ जाएगा 1/3, तो 1/2 इंटू 1/3 20 इंटू 4 का स्क्वायर, ये वाला वैल्यू है आप यहाँ पे रखोगे तो ये वैल्यू आएगी 16, तो 22.5 डिवाइडेड बाई 16,
ये आ जाएगा 1.41 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि इस तरीके से लोडिंग है और इस तरीके से बीएमडी बन रहा है। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगा, 20% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंड मोमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 में दिए है कि कोई इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग है, उसमें जो लेटरल लोड्स लगते हैं रिज के पैरेलल, उनको कौन रेजिस्ट करता है। तो ये तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। ब्रेसिंग होती हैं जो कि रेजिस्ट करती हैं इस लोड को। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि IS 456-2000 है, उसके अकॉर्डिंग कॉलम में जो लेटरल टाइज होती हैं उसका पिच है वो किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो 3 है इसके पैरामीटर। एक तो लिस्ट लेटरल डायमेंशन जो कंप्रेशन मेंबर का है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 16 टाइम्स डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार, स्मॉलर वाला लेंगे। और थर्ड है 300 mm। इनमें जो भी मिनिमम आएगा वो लेटरल टाइज की स्पेसिंग हो जाएगी, जिसको पिच भी बोलते हैं। तो तीनों ही यहाँ पे करेक्ट है, डी होगा ऑल ऑफ द वो। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन है उसका शेप फैक्टर है S, उस पर एक यूडीएल लग रहा है। तो प्लास्टिक जोन की जो लेंथ है वो क्या होगी, अगर कंडीशन दी है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो प्लास्टिक मोमेंट के इक्वल है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा फिक्स स्टैंड पे और यहाँ का मोमेंट इक्वल है प्लास्टिक मोमेंट के। तो ये जो लेंथ बन रही है प्लास्टिक जोन की लेंथ क्या होती है, जहाँ पर मोमेंट एम पी के इक्वल है वहाँ से लेके जहाँ पर मोमेंट एम वाई के इक्वल है उसके बीच की डिस्टेंस। क्योंकि इधर जो है इसमें तो अभी यील्डिंग नहीं हुई है, तो ये तो है इलास्टिक जोन और इधर वाला है प्लास्टिक जोन। अब कैंटिलीवर के केस में एम की इक्वेशन होती है WX²/2 अगर यूडीएल लग रहा है तो जो एंड पे मोमेंट है पी के एम पी के इक्वल ये हो जाएगा WL²/2, क्योंकि टोटल लेंथ है वो L है। यहाँ पर जो मोमेंट एम वाई है इसका बीएमडी कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये पैराबोलिक होगा, यहाँ पे एम वाई है और यहाँ पे एम पी है। तो एम वाई किसके इक्वल होगा, W इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर/2। ये डिस्टेंस क्या होगी, ये तो L है और ये LP है, तो L माइनस LP हो जाएगी, L माइनस LP का स्क्वायर/2। और हमें पता है कि MP/MY इक्वल होता है शेप फैक्टर के, तो इसको हम S के इक्वल कर देंगे। इनका डिवाइड करेंगे तो 2 से 2, W से W तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा L²/L माइनस LP का स्क्वायर। हमें L/LP का रेशियो लेना है तो हम इसको इन्वर्स कर देते हैं इक्वेशन को, L माइनस LP/L इज इक्वल टू 1/S का रूट ले लिया दोनों साइड। यहाँ से आ गया 1 माइनस LP/L इज इक्वल टू 1/S का रूट, और LP/L आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा है इसी फॉर्म में 1/S का रूट। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। दिया है कि एक कॉलम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा रोटेशन के लिए तो रिस्ट्रेंड है बट डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं, पोजीशन उसकी फिक्स्ड नहीं है। तो ऐसा है और ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें ये तो आपको कंडीशंस याद रखनी होती है, 6 कंडीशंस बनती है मेजर। तो इसके लिए लिया जाता है 1.2L, तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें दिया है कि ये जो दो क्रॉस सेक्शन दिए हैं इनके लिए शेप फैक्टर क्या होगा। तो ये तो वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी। इसके लिए होता है 2, इसके लिए होता है 1.7, तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जब हमें प्रोवाइड करना है तो स्पेसिंग क्या होगी स्टीरअप्स की। तो आईएएस के एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। वहां पे क्या था, डेटा दिया था, डेटा में क्या दिया था, एएसवी दिया था, सिग्मा वाई दिया था, और पूछा था कि स्पेसिंग क्या है। तो फॉर्मूला सेम ही था, यहाँ पर फॉर्मूला पूछ लिया
वहां पर जस्ट न्यूमेरिकल सोल्व करना था। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, ए एस वी मतलब शीयर का जो रेनफोर्समेंट है डिवाइडेड बाई बी एस वी मतलब जो स्टिरप्स हैं उनकी स्पेसिंग इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 एफ आई। मिनिमम शीयर रेनफोर्समेंट के केस में होता है। तो यहाँ पे अब एस वी निकालोगे तो 0.87 एफ आई इंटू ए डिवाइडेड बाई 0.4 बी डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि यहाँ पर जो डेफिनेशंस दी हैं इनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कौन सा रिलेट कर रहा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1, मतलब कहीं पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1.6 आ रहा है मतलब 60% मार्जिन ले रहे हैं हम सेफ्टी के लिए। अगर कहीं पे 1 है फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो वहां पे 0% मार्जिन है सेफ्टी के लिए। तो ये होता है इनमें रिलेशन, ये आएगा मार्जिन। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह हम कोलैप्स लोड अपॉन सर्विस लोड लिखेंगे तो मार्जिन आ जाएगा, ये ऑप्शन 2 में दिए है। और स्ट्रेस की टर्म में लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 में दिए है कि IS 456-2000 है, इसके अकॉर्डिंग क्रीप कोफिशिएंट जो है 1 ईयर ऑफ एज ऑफ लोडिंग ये क्या होगा। ये है एज एट लोडिंग और ये क्रीप कोफिशिएंट। तो 1 ईयर पे होता है 1.1, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि कॉनकॉर्डेंट केबल्स जो होते हैं प्री स्ट्रेस कंटिन्यूस बीम में वो क्या इंड्यूस करते हैं। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम में जो केबल प्रोफाइल होता है वो इस तरीके से अगर हो कि कोई सेकेंडरी मोमेंट्स ना प्रोड्यूस करे और प्री स्ट्रेसिंग एक्शन के कारण सपोर्ट्स पे कोई भी रिएक्शंस ना आए तो उसको बोला जाता है कॉनकॉर्डेंट प्रोफाइल। तो नो इनिशियल सपोर्ट रिएक्शंस, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि ऑयल की डायनेमिक विस्कोसिटी दी गई है और एक प्लेट के ऊपर ये फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है। तो 0.2 मीटर पे शियर स्ट्रेस क्या होगा। ये प्लेट है, इसके ऊपर ये फ्लो हो रहा है जो इस विस्कोसिटी का फ्लूइड है वो, और y इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर हमसे पूछिए वेलोसिटी। टो इज इक्वल टू होता है म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। अब u की इक्वेशन दे दी है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा 3.6 का 0 हो जाएगा, 0.5 की जगह 0.5, y की जगह 0.5 आ जाएगा, -2y, y की वैल्यू दी है 0.2 तो ये इसमें रखेंगे 0.5 -2 इंटू 0.2, ये आ गया 0.1, तो टो आ जाएगा अब 0.9 इंटू 0.1, 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि एक जेट ऑफ वाटर है 50 mm जिसका डायमीटर है, एक्सिस प्रेशर वैल्यू है 7.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सिस प्रेशर वैल्यू मतलब उसके इंटरनल जो प्रेशर है और एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है उनका डिफरेंस। देन सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन द जेट इज इक्वल टू, तो P इक्वल होता है 2 सिग्मा अपॉन डी। ये फॉर्मूला होता है जेड के लिए, सिग्मा हमें निकालना है, P और D दिया गया है तो सिग्मा हो जाएगा PD/2, 7.5 इंटू 50, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया इंटू 2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.1875 न्यूटन पर मीटर। इसका सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है IS 2018 में। इतना सा डिफरेंस था कि उसमें प्रेशर पूछा था, सरफेस टेंशन दिया हुआ था और प्रेशर में भी एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ था, इंटरनल प्रेशर पूछा था। मतलब यहाँ पर डिफरेंस दिया है ये पी जस्ट, वहां पर एक्सटर्नल दिया था एटमॉस्फेयर प्रेशर और इंटरनल पूछा था, तो डेल्टा पी निकाल के उससे फिर आप निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि नीचे जो फ्लूइड्स दिए गए हैं उनमें से नॉन न्यूटोनियन कौन से हैं। तो ह्यूमन ब्लड का तो याद रहता होगा आपको, टूथपेस्ट का भी पता होगा, ये तो है नॉन न्यूटोनियन। आंसर होगा ऑप्शन ए। डीजल का किसी को कंफ्यूजन हो सकता है बट डीजल, केरोसिन, ऑयल ये न्यूटोनियन फ्लूइड की कैटेगरी में ही आते हैं, तो ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मेटल गेट दिया हुआ है 6x6 का, ये एक ऑयल को होल्ड कर रहा है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.6 है। इसकी फ्री सरफेस इसके टॉप पे आ रही है, इस तरीके से है कि ये गेट है और इसकी बैक साइड में फिल किया हुआ है ऑयल इस लेवल तक। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम, इस लाइन के अबाउट हमें मोमेंट निकालना है। तो हम टोटल फोर्स निकालेंगे जो इस पे एक्ट कर रहा है और उस फोर्स का जो सेंटर है उसकी इस बॉटम से डिस्टेंस निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6/6 का ये गेट हो गया एक। F इक्वल होता है WA h बार, h बार है इसके सेंटर की डिस्टेंस टॉप सरफेस से, यहाँ से फ्री सरफेस से,
तो W हो जाएगा 0.6 इंटू जेड। जेड यहाँ पर दिया गया है कि वाटर की स्पेसिफिक वेट है वो है 6 इंटू 6 इंटू एच बार की जगह आ जाएगा 3। सेंटर इसका यहाँ पे होगा और यहाँ से डिस्टेंस इसकी हो जाएगी 3 मीटर। तो ये आ गया 64.8 जेड। अब हमें इस फोर्स जो लग रहा है इसका सेंटर निकालना है। सेंटर होता है एच पी पे, जिसका फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ से हम एच पी निकालेंगे 1/12 6 इंटू 6 क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 3। इसको सोल्व करके अगर आप ये निकालोगे तो आएगा 4 मीटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं जल्दीबाजी में। ये डिस्टेंस आई है ये वाली, ये डिस्टेंस आई है, हमें निकालना है बॉटम के अबाउट मोमेंट। तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी, ये वाली। तो ये आ जाएगी 6 माइनस 4। तो दिस फोर्स, यहाँ पे जेड भी आएगा, मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये आ जाएगा 129.6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 में दिए है कि एक इक्वेशन दी गई है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो पॉइंट 0 पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। पॉइंट इन्होंने ऐसा दिया है कि बहुत ईजी हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन। फाई इसके इक्वल है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y माइनस 7। जब u निकालना है x डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो हम करेंगे माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स। y को हम कांस्टेंट मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 18x हो गया, इसका 0 हो जाएगा, इसका 3 आ जाएगा और बाकी का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। v का माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, फर्स्ट 0 हो गया, सेकेंड टर्म का आ जाएगा 8y, थर्ड 0 हो गई, फोर्थ का आ जाएगा 4। अब x और y की हम वैल्यू रखेंगे 0 0, तो u यहाँ से आ जाएगा 3, माइनस का आएगा, v आ जाएगा, ये भी माइनस का आएगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा। हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो इधर है कंपोनेंट 3, इधर है 4, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है अगर 90 डिग्री पे है तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा 5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ हेड है जो कि पीजियोमेट्रिक हेड है उसको डिफाइन करता है। तो पीजियोमेट्रिक हेड होता है P अपॉन W प्लस Z, ये होता है प्रेशर हेड, इसको हम बोलते हैं डेटम हेड। तो डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ कुछ जैसे कि आईएएस की रिपीट हुआ है, बट बहुत ही बेसिक। आपने बर्नौलीज थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 37 में दिए है कि टोरंटो जो है उसमें एयर मास का मूवमेंट कैसे होता है। तो वोर्टेक्स फ्लो होता है, उसके दो टाइप होते हैं, एक फोर्स्ड होता है, एक फ्री होता है। फ्री में हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे होते हैं, तो टोटल जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। टोरंटो के केस में क्या होता है कि इसका अंदर की साइड जो होता है, जो वोर्टेक्स मोशन, वो तो फोर्स्ड होता है, और बाहर की साइड में हो रहा है फ्री वर्टेक्स मोशन, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपने ये किए हुए हैं पहले, जैसे आपने आईएएस के पीवाईक्यूज करे हैं, तो ही आप कर पाओगे, क्योंकि बहुत इन डेप्थ है ये वाटर हैमर का। वाटर का अगर स्लो मोशन हो रहा है और ऑसिलेटिंग मोशन है वो किसी वाटर कॉलम में, तो इसको बोला जाता है सर्ज। और वाटर हैमर होता है कि बहुत ही रैपिड चेंज हो रहा है फ्लो में, जैसे कि ये पाइप है, यहाँ पे होल लगा हुआ है, हाई वेलोसिटी पे फ्लो हो रहा है, आपने इसको एकदम से क्लोज कर दिया, तो ये यहाँ से टकरा के फिर ये इधर मूव होगा, तो बहुत ही हाई वेलोसिटी में फ्लो होता है और इलास्टिक स्ट्रेन आता है उसमें। इन जनरल जब हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम जो पाइप है इनको हम मानते हैं कि इनमें स्ट्रेन नहीं आ रहा है, लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है। बट वाटर हैमर में इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है कि वहाँ पे हमें जो लिक्विड है जो भी, उसको हमें कंप्रेसिबल मानना पड़ता है, और हम ये भी मानते हैं कि पाइप में स्ट्रेन आ रहा है वहाँ पे। तो इलास्टिक स्ट्रेन आता है और बहुत ही रैपिड चेंज होता है फ्लो का, उसको बोला जाता है वाटर हैमर। अब रिजिड वाटर कॉलम की जो थ्योरी है वो अज्यूम करती है कि वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल है और पाइप का जो मटेरियल है वो एक्सपांड नहीं कर रहा है, जबकि वाटर हैमर में तो ऐसा नहीं होता है। हम वहाँ पे मानते हैं कि पाइप भी एक्सपैंड कर रहा है, वाटर भी कंप्रेस हो रहा है। इसलिए जो रिजिड वाटर कॉलम थ्योरी है वो इलास्टिक थ्योरी के कंपैरेटिवली इनएक्यूरेट है और फील्ड की कंडीशन को प्रॉपर्ली सिमुलेट नहीं करती। इसलिए इसका जो हम एप्लीकेशन करते हैं रिजिड वाटर कॉलम थ्योरी का, वो सिर्फ सर्ज में ही करते हैं, वाटर हैमर के केस में हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। ए में दिया है नेचर ऑफ फ्लो इज अनस्टेडी ड्यूरिंग वाटर हैमर इफेक्ट, तो ये तो करेक्ट है। बी में दिया है रिजिड वाटर कॉलम थ्योरी डज नॉट रिफ्लेक्ट फील्ड सिचुएशंस, ये भी करेक्ट है। सी में दिया है कि इट अज्यूम दैट पाइप डज नॉट एक्सपैंड ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो, ये भी करेक्ट है। डी में दिया है वाटर हैमर अकर्स ड्यू टू oscillation of water column away from the wall।
क्वेश्चन नंबर 39 में दिए है कि जो टर्बाइन्स दिए हैं ऑप्शंस में, इनको स्पेसिफिक स्पीड के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करें। तो ये होता है 10 to 35 होता है पेल्टन व्हील विद 1 नोजल, 35 to 60 होता है मल्टीजेट, 60 to 300 होता है फ्रांसिस, और 300 to 1000 होता है कैप्लन टर्बाइन। कैप्लन की होगी सबसे ज़्यादा, फिर फ्रांसिस, फिर पेल्टन, मल्टीजेट और फिर पेल्टन सिंगल जेट। कैप्लन है 1, फिर है फ्रांसिस 4, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। बी होगा इसका आंसर। आई थिंक इसका आंसर की में गलत दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि कोई सबमर्ज्ड बॉडी है, उसका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके सेंटर ऑफ बायंसी से नीचे लोकेटेड है, तो बॉडी किस टाइप के इक्विलिब्रियम में होगी? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि दो आइडेंटिकल पाइप्स हैं, लेंथ उसकी सेम है ए और बी, वो दो रिजर्वॉयर हैं, दो अलग अलग लेवल पे लोकेटेड दो रिजर्वॉयर हैं, इनको कनेक्ट कर रही हैं। दोनों पाइप्स हैं वो पैरेलल में हैं, ए का डायमीटर है 3 टाइम्स है डायमीटर ऑफ पाइप बी, तो इनके डिस्चार्ज जो होगा पास हो रहा है उसका रेशियो क्या होगा? सेम क्वेश्चन आइए इसके एग्जाम में आया था, इतना सा डिफरेंस था कि यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ था। अब पैरेलल में है तो कंडीशन क्या होती है कि एच एफ इक्वल होगा एच एफ ए का और एच एफ बी का इक्वल होंगे दोनों। एफ होता है एच एफ होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। हमें यहाँ पे क्यू की फॉर्म में चाहिए क्योंकि डिस्चार्ज का रेशियो निकालना है, तो वी को हम रिप्लेस कर देंगे क्यू बाई ए से। एफ एल क्यू स्क्वायर, नीचे आ जाएगा डी रेज टू पावर 5, बाकी जो टर्म आएगी वो तो सारी कांस्टेंट होगी। तो एच एफ है ये प्रोपोर्शनल होता है क्यू स्क्वायर अपॉन डी रेज टू पावर 5, ये डी यहाँ पे है और हमने स्क्वायर किया है क्यू अपॉन ए का, तो डी का 4 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से ये इक्वेशन बन गई कि क्यू ए स्क्वायर अपॉन डी ए रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर डी बी रेज टू पावर 5। तो क्यू ए अपॉन क्यू बी हो जाएगा डी ए अपॉन डी बी रेज टू पावर 5। और क्वेश्चन में दिया है कि ए का डायमीटर है वो बी के डायमीटर का थ्राइस है, 3 dB रेज टू पावर 5 dB। सॉरी ये बाई 2 आएगा, यहाँ पर भी बाई 2 आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रूट ले लिया है। 3 इंटू रेज टू पावर 5/2, और इसको आप करोगे तो ये 9 इंटू रूट 3 आएगा, जिसको सोल्व करने पे बी आ जाएगा आंसर 15.59। क्वेश्चन नंबर 42 में दिए है कि कौन सी फ्लो की कंडीशन है ऐसी जिसमें फ्लो की डायरेक्शन में जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो रेट ऑफ चेंज इन शियर स्ट्रेस होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस नॉर्मल टू द फ्लो डायरेक्शन। मतलब इधर की डायरेक्शन में जो डेल पी बाई डेल एक्स है ये इक्वल होगा इस डायरेक्शन में जो चेंज इन शियर स्ट्रेस है डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन कहाँ पर अप्लीकेबल होती है? तो ये बेसिक लेमिनार की इक्वेशन है जो कि हर जगह अप्लीकेबल होती है, प्लेट्स के बीच में भी होती है, पाइप फ्लो में भी होती है। बट प्लेट्स के केस में एक और केस आ जाता है कि ये प्लेट तो कभी कभी होता है कि फिक्स है, बट ऊपर वाली प्लेट है वो मूविंग है, तो इसमें ये इक्वेशन नहीं लग पाती। तो अगर दोनों प्लेट्स को हम फिक्स माने तब तो ए भी सही है और सी भी सही है। बट अब अगर हम मोस्ट एक्यूरेट आंसर की बात करें तो पैरेलल प्लेट्स के केस में एक प्लेट मूविंग होने पर ही एप्लीकेबल नहीं होगी, तो फिर आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। और जिन स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि फर्स्ट आंसर देखा सही लगा टिक कर दिया, वो उनके ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं। अगर आपने सारे ऑप्शंस पढ़े हैं तो आप ये कर पाओगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 में दिए है कि एक डायमेंशनल सिमिलरिटी की प्रॉब्लम को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो विस्कस और सरफेस टेंशन इफेक्ट्स हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्सेस को ही कंसीडर कर रहे हैं। और ऐसा होता है जब हम रिवर फ्लो, चैनल फ्लो इनका कंसीडर करते हैं, जहाँ पे डोमिनेटिंग जो होता है वो होता है फ्रॉड नंबर। तो दो फॉर्मूले हैं फ्रॉड नंबर के, एक तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, LHR और LVR तो सेम है दोनों, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेंथ स्केल रेशियो दिया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का अलग अलग नहीं दिया है। अब यहाँ पे जी तो कांस्टेंट होगा, और एक की जगह मैं L स्क्वायर लिख दूँ, टी की जगह L लिख दूँ, तो ये L स्क्वायर ये L6 हो गया, ये Q स्क्वायर है, तो यहाँ से पता चल रहा है QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू LR रेज टू पावर 5।
और यहाँ से क्यू आर आ जाएगा एल आर रेज टू पावर 5/2। क्यू आर और एल आर क्या है? रेशियोज हैं। क्यू आर रेशियो है क्यू एम अपॉन क्यू पी, एल आर है एल एम अपॉन एल पी। दूसरा ये भी होता है कि आप वी की फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे ये भी होता है एक फ्लोट नंबर वी अपॉन जी वाई का रूट। तो वी आर इक्वल होता है एल आर के रूट के। डिस्चार्ज निकालना है तो दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो क्यू आर बन गया। और इधर ये आ जाएगा ए आर को मैं लिख सकती हूँ एल आर स्क्वायर, तो ये एल आर रेज टू पावर 2.5 3/2। क्यू आर विल बी इक्वल टू एल आर रेज टू पावर 2.5, जब भी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हिली साइट पे है, फ्लो की कंडीशन ऐसी है कि थ्रू आउट द ईयर फ्लो लो है, बट जो अवेलेबल हेड है वो हाई है, तो कौन सा टाइप का टरबाइन यूज करेंगे? तो अगर डिस्चार्ज कम है और हेड हाई है तो यूज किया जाता है पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील के केस में क्या होता है कि ऐसे जेट से फ्लो कराते हैं, एक जेट होता है जिससे कि ये टरबाइन की जो वेन्स है इसके ऊपर फ्लो कराते हैं और टरबाइन रोटेट करता है। तो आपको इससे भी लग रहा होगा कि जेट की फॉर्म में करवा रहे हैं तो डिस्चार्ज ज्यादा नहीं चाहिए, हेड सफिशिएंट होना चाहिए। जबकि इसका अपोजिट होता है कैप्लन, जिसमें कि डिस्चार्ज हाई होता है, हेड लो होता है। ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि एक ओपन चैनल फ्लो हो रहा है जिसका मॉडल प्रिपेयर करना है, स्केल है 1:1, डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप इज 1458 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो मॉडल में डिस्चार्ज क्या होगा? तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 41 में देखा कि क्यू आर का स्क्वायर इक्वल होता है एल आर रेज टू पावर 5 जब ग्रेविटेशनल फोर्सेज डोमिनेटिंग हो, बाकी को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू मॉडल अपॉन क्यू प्रोटोटाइप, क्यू मॉडल अपॉन क्यू प्रोटोटाइप इज इक्वल टू एम मॉडल अपॉन एल प्रोटोटाइप रेज टू पावर 5/2, और यहाँ पे ये रेशियो दिया गया है 1/9, तो ये 5/2 करेंगे तो यहाँ से क्यू मॉडल आ जाएगा 1485 इंटू 9 रेज टू पावर 5/2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि अगर की कोई सॉइल है जिसका वॉइड रेशियो 1 है तो 40% वाटर कंटेंट पर उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा? अगर जी है वो 2.5 है, एस ई इज इक्वल टू है डब्ल्यू जी, एस हो जाएगा डब्ल्यू जी अपॉन ई, ई तो हो गया 1, डब्ल्यू है 0.4, जी है 2.5, तो आ जाएगा 100%, ऑप्शन सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, तो इक्वेशन सबसे पहले पढ़ते हैं जब जियोटेक का एमसीक्यूज करते हो आप। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सोइल है वो सेचुरेटेड होती है श्रिंकेज लिमिट पर, करेक्ट है। जब हम ड्राई करते हैं सोइल को तो टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा होता है क्योंकि श्रिंकेज लिमिट पर सोइल सेचुरेटेड है। अब अगर हम उसको वाटर रिड्यूस करते हैं, ड्राई करते हैं, तो जहाँ पर वाटर था वो वॉइड्स तो रहेंगे, वहाँ पर एयर आ जाएगी, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। सी है, इसमें दिया कोर कटर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन इन सिटू ड्राई डेंसिटी एंड फिल मॉइस्चर कंटेंट, ये भी करेक्ट है। फोर्थ में दिया है कोर कटर मेथड इज मोस्ट सुटेबल इन सैंडी कोहेशनलेस सॉइल। तो कोर कटर मेथड में क्या होता है कि कटर होता है, उसके साथ एक डिवाइस अटैच होता है, उसको हम अर्थ के अंदर पेनिट्रेट कराते हैं फोर्स लगा के, उसके बाद हम उसको बाहर निकालते हैं, तो एक चंक उसमें फंस जाता है सॉइल का, उससे हमें फील्ड डेंसिटी मिल जाती है, उसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी निकाल सकते हैं। बट आपको भी दिख रहा होगा कि ऐसा कब होगा? जब कोई कोहेसिव सॉइल है, सैंडी कोहेशनलेस सॉइल कोई है, तो उसमें तो चंक ऐसे बनेगा ही नहीं, वो तो बॉन्डेड नहीं है पार्टिकल्स से एक साथ दूसरे के साथ में इफेक्टिव स्ट्रेस के बिना। तो फोर्थ है ये गलत हो जाएगा, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि कोई सॉइल है जिसकी हार्डली कंडक्टिविटी ये है, विस्कोसिटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होगी सॉइल की सेंटीमीटर स्क्वायर में? अब के इक्वल होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के, ये जो हार्डली कंडक्टिविटी है, डिवाइडेड बाय म्यू अपॉन रो जी। लेकिन अब यहाँ पर म्यू की जो यूनिट दी है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ना देखिए, ग्राम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर दी है। तो दो चीजें पता चल रही हैं, एक तो सीजीएस यूनिट में हमें निकालने हैं ये, और दूसरा न्यूटन की जगह यहाँ पे जी दिया है इन्होंने, इट मीन्स यहाँ पे रो जी की जगह रो ही आएगा। यहाँ पे न्यूटन होता तो हम रो जी लेते,
और वाटर के लिए CGS में रो होता है 1, तो ये हो जाएगा K2 × 10⁻⁻7, 0.1 × 10⁻⁴, ये आ जाएगा 2 × 10⁻12, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 में दिए है कि कोई सॉइल सैंपल है जिसका वॉइड रेशियो 0.5 है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 60% है, तो बल्क यूनिट वेट क्या होगा। वैसे तो ये भी बेसिक की क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने इससे भी जो इजी है उनको बेसिक की कैटेगरी में रखा है। ये होता है G रो W है C रो W अपॉन 1 + E। अब बस वैल्यू रखनी है आपको, 2.7 प्लस रो W बाहर ले लेंगे, 0.6 × 0.5 इंटू रो W हमें 10 लेना है, 1 + E 0.5 है तो 1.5, इजी सी कैलकुलेशन है, इसको सोल्व करोगे तो 20 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 में दिए है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, उसमें सॉइल है, उसकी बल्क डेंसिटी ये है, वाटर कंटेंट ये है, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगी। रो डी इक्वल होता है रो अपॉन 1 + W के, बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन है, 2 आ जाएगा, 1 + 0.15, 2 डिवाइडेड बाई 1.15 आ जाएगा 1.73, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 में दिए है कि यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें SC है, वो किसके लिए स्टैंड करता है। तो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसको सैंड को मेनली किया दो पार्ट्स में, एक तो किया क्लीन सैंड जिसमें कि फाइन जो सॉइल है उसके पार्टिकल्स कम है, तो इसको किया है वेल ग्रेडेड सैंड और पुअरली ग्रेडेड सैंड। दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में फाइन्स हैं, फाइन्स है मतलब उसमें क्ले है या फिर सिल्ट है। सिल्ट के लिए हम साइन लेते हैं M, क्ले के लिए लेते हैं C। तो SC यूज किया गया क्लेई सैंड और SM यूज किया गया सिल्टी सैंड, तो क्लेई सैंड हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 में दिए है कि कोई पॉइंट है सैचुरेटेड सोइल मास में जिस पर कि टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर ये है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर, तो आ गया 100। शीयर स्ट्रेंथ 80 है, इफेक्टिव कोएफिशिएंट क्या होगा अगर फ्रिक्शन एंगल है वो 30 डिग्री है। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है शीयर स्ट्रेंथ का, वैल्यू रख देनी है, एस है 80, सी निकालना है, सिग्मा है, सिग्मा इफेक्टिव वाला आता है यहाँ पर, तो ये 100 है इंटू 1030, तो यहाँ से सी आ जाएगा 80 - 57.7, 22.3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि एक 6 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल है, ड्राई सैंड का बैकफिल है, उसमें इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री है, यूनिट वेट 20 kN/m3 है, वॉल को प्रिवेंट किया गया यील्डिंग से, तो एक्टिव हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना लग रहा होगा वॉल पे। तो पीएच इक्वल होता है KA WH²/2, कैसे आता है फॉर्मूला, ये प्रेशर यहाँ पे लग रहा था KA WH, सॉरी H का स्क्वायर है, पूरे का नहीं है, और ये होता है H, तो इसका एरिया हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो बस वैल्यू रखनी है 1/2, KA आएगा 1/3, W है 20, H है 6, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में दिए है कि एक पाइल है जिसका डेटा दिए है और पूछा है मॉडिफाइड हीलियो फॉर्मूले से इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो WH थीटा SC/2, ये फॉर्मूला होता है मॉडिफाइड हीलियो फॉर्मूला, तो W है 60। अब यूनिट हम सारे जो भी है इनको सेंटीमीटर में रख देते हैं ताकि इजी रहेगा कैलकुलेशन में, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर में होगा नीचे भी सेंटीमीटर में रख देंगे, तो H को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 आ जाएगा। ईटा होता है एफिशिएंसी 0.5 दिया गया है। सेट वैल्यू होता है पर ब्लो का, वो 4 mm है, जो कि एस से डिनोट करते हैं, ये 4 है। सी होता है कुशन और ग्राउंड का कंबाइंड कंप्रेशन, जो कि दिया है 6, तो इनको सेंटीमीटर में कर देते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में कर देते हैं।
तो इसको सोल्व करोगे तो 4285.6 किलो न्यूटन आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट अजम्पशन कौन सा है। तो फर्स्ट में दिया है कि स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है, करेक्ट है। बी में दिया है कि रप्चर सरफेस इज प्लानर, ये भी करेक्ट है। थर्ड में दिया है इट टेक्स इनटू अकाउंट द रफनेस ऑफ वॉल, तो स्मूथ वॉल कंसिडर की थी रैंकाइन ने, रफनेस को कंसिडर नहीं किया था, तो ये गलत हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट में दिया है कि पोल है वो ओरिजिन ऑफ प्लेन्स है। सेकंड में दिया है कि दो प्लेन्स हैं जो कि राइट एंगल पे हैं इच अदर से और शीयर स्ट्रेस जीरो होता है, उनको प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है। थर्ड में दिया है कि मोर सर्कल होता है, उसमें कोई पॉइंट है जिसपे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है सिग्मा, तो वो सिग्मा डिस्टेंस पे लोकेटेड होगा वो पॉइंट ओरिजिन से, तो ये जो नॉर्मल वाला स्ट्रेस है वो इस एक्सिस पे लेते हैं हम। फोर्थ में दिया है कि कोई सॉफ्ट क्ले है, उसकी अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम प्लेट लोड टेस्ट है वो कंडक्ट करते हैं। तो प्लेट लोड टेस्ट होता है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी के लिए, और सॉफ्ट क्ले की शियर स्ट्रेंथ के लिए हम टेस्ट करते हैं वेन शियर टेस्ट, ये फील्ड टेस्ट होता है। और सॉफ्ट क्ले का अनडिस्टर्ब्ड सैंपल निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, इस टाइप की सॉइल्स के लिए हम वेन शियर टेस्ट करते हैं। इस तरीके से एक डिवाइस होती है, ब्लेड सी इसमें लगी होती है, इसको रोटेट करते हैं सॉइल के अंदर, तो फोर्स लगाते हैं, जब तक वो रोटेट होने लग जाए सॉइल है वो फेल हो जाएगी और स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो फोर्थ है वो गलत हो गया, सी होगा आंसर। ऐसे इनकरेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो करेक्ट वाले स्टेटमेंट होते हैं वो काफी बार थोड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं कि उतने क्लियर नहीं है आपको, बट इनकरेक्ट वाला ऐसा है कि आपके अगर कंसेप्ट ठीक ठाक है तो वो आ जाएगा आपके पकड़ में। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि दो लिस्ट टाइम को हमें मैच करना है। फर्स्ट में दिया है कि टाइम के साथ में जो सोइल में रिगेन होता है स्ट्रेंथ का, इसको क्या बोलते हैं, तो ये थिक्सोट्रोपी होता है, ए का होगा 3। और पाइपिंग क्या होता है, डैम में होता है जब इफेक्टिव प्रेशर है वो जीरो हो जाता है, जब जो सीपेज के कारण जो प्रेशर है और जो स्पेसिफिक वेट है वो बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को। तो ए का 3, डी का 4, बी का होगा 1। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिंग लोडिंग, तो ये लिक्विफिकेशन होता है। सी में दिया एक्सपेंसिव बिहेवियर ऑफ सैंड अपॉन शीयरिंग, ये होता है डायलेशन, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि वाइब्रेटरी रोलर है, ये किसके लिए बेस्ट सूटेड रहता है, तो ये ड्राई सैंड के लिए रहता है। 59 में दिए है कि डार्सीज लॉ है उसके अकॉर्डिंग पोरस मीडिया से फ्लो होता है, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है। बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन है, v इज इक्वल टू के आई, के परमेबिलिटी है, आई हार्डली ग्रेडियंट है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 60 में दिए है कि दोनों लिस्ट को हमें मैच करना है। इतने इजी इजी आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। सीरीज स्ट्रेंथ का इन चारों में से क्या करोगे आप, ट्राइएक्सियल अपैरेटस टेस्ट करोगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लिक्विड लिमिट किससे किससे करते हैं, कैशाग्रांडे अपैरेटस से करते हैं। ग्रेडेशन किससे करते हैं, सी एनालिसिस से किया जाता है। और परमेबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कांस्टेंट हेड या वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो ए हो जाएगा आंसर। तो ये थे 60 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में 61 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।